वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। जिम्मेदारियां इंसान को सब कुछ सिखाती हैं। जिस दिन आप जिम्मेदार होंगे, जिस दिन आपके कंधे पर भार आएगा, आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी क्या है। वाकई में सारे सब्जेक्ट का, सारे विषयों का बोझ उठाने वाली कापी रफ कहलाती है। जिंदगी रफ ना हो, जिंदगी एक खूबसूरत लम्हा है, खूबसूरत एहसास है। इसे सजाने के लिए, इसे जीने के लिए हमें इस क्षेत्र में बेहतर करना होगा, पढ़ाई बेहतर करनी होगी, फिर हम अपने लक्ष्य को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, लगातार सुनहरे लम्हों से जोड़ते हैं हम आपको। आज भी महत्वपूर्ण कंटेंट है आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको रुलाएगा, जो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करेगा। सारे कंटेंट ऐसे होंगे जो आपको हमेशा एक्टिव रखने वाले होंगे। एक्टिव हो जाइएगा। देखिएगा, प्राचीन भारत पार्ट 8 कहने के लिए काफ़ी है। मैं 8वीं बार मुखातिब हूँ आपसे। इसके ठीक नीचे उत्तर वैदिक काल 3rd लिखा है। इसका मतलब ये कहने के लिए काफ़ी है कि मैं 3री बार मुखातिब हूँ आपसे। तो उत्तर वैदिक काल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अपने पुराने समय के पूरे षड्यंत्र को, पूरी एक चक्रव्यूह या कह सकते हैं पूरे समागम को हम लोग इस कदर लेंगे कि जैसे हम किसी दूसरे को बता रहे हैं, इसको हम इस तरीके से सहेजना चाहते हैं जैसे लगे कि हम किसी और को बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, तो हम जहाँ सामाजिक स्थिति का ताना बाना पूरा बुन चुके हैं, जहाँ हम उत्तर वैदिक काल की एक पूरी सिचुएशन अपने सामने रख चुके हैं, हम अब आज उत्तर वैदिक काल के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में राजनैतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे कि उस समय उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जी हाँ, पूरा समागम लाए हैं आपके लिए और अब आप पूरी तरीके से तैयार रहें। राजनैतिक स्थिति यहाँ की कैसी है, इस पर हमारी अब चर्चा, परिचर्चा आपके साथ होगी। यहाँ से बनने वाले उन तमाम प्रश्नों पर चर्चा बनेगी जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा पहले ही बात, पॉइंट दर पॉइंट चलेगी बातें। क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ है, क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ है। अब आप सबके मस्तिष्क में बात आएगी, क्षेत्रीय राजाओं का उदय, मैंने सही का टिक किया, समझिएगा। क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ है तो फिर प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न यह बनेगा कि पूर्व वैदिक काल, जिसे हम लोगों ने ऋग वैदिक काल कहा है, उसमें क्या क्षेत्रीय राजा थे कि नहीं थे? यह अद्भुत बात है। तो तुलना करोगे ना आप तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती रहेंगी। क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ है ऋग वैदिक काल में, जहां हम एपिसोड आपको दे चुके हैं, जहां ऋग वैदिक काल पर हम लोगों के बीच में चर्चा हो चुकी है। वहां हम बात कर चुके हैं कि ऋग वैदिक काल में राजा ना होके कबीले थे। क्या थे? कबीले। कहां पर? ऋग्वेद में या ऋग वैदिक काल में कबीले थे। इसीलिए तुलनात्मक चीजें दे रहा हूं जिससे आपको यकीनन विश्वास भी रहे। वहां कबीले थे, यहां क्षेत्रीय राजाओं का उदय हो रहा है। अब कबीले ना होकर के कबीले किसमें बदलेंगे? आगे हमारे साथ बने रहें। क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ, इस बात को ध्यान दीजिए। जहां पहले कबीले पर शासन हुआ करता था, अब एक क्षेत्र यानी एक राज्य पर शासन होगा, प्रदेश पर शासन होगा, प्रदेश पर शासन होगा। पहले शासन कहां हुआ करता था? कबीले पर शासन होता था। यानी ऋग्वेद में शासन प्रशासन किस पर था? कबीले पर था। और अब एक समूचे प्रदेश पर शासन हो रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत कुछ बदल रहा है। आगे देखिएगा, सबसे पहले यहीं पर राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलेगा। राष्ट्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम आएगा। उल्लेख सर्वप्रथम आपको मिल जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का क्या मिलेगा? हमें उल्लेख मिलेगा। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। वाकई में जब हम क्षेत्रीय राजाओं का उदय पा रहे हैं, प्रदेश का शासन बेहतर करना चाहते हैं हम, आप देखिएगा हमारी एक मनोदशा है, एक हमारी विचारधारा है कि हमें लगता है कि हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, जहां हम आज कानूनी प्रक्रिया से तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जकड़े हुए हैं या बंधे हुए, या ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जीवन हम जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमने अभी ये काम किया है, हमें लगता है कि हमने मूल कर्तव्य कहीं और से लिया, हमने संविधान का ढांचा कहीं और से लिया। तो लोग ये कहते हैं कि भारत को तो हमने दिया है, लोग ये कहते हैं भारत को हमने दिया है। ऐसे नादान लोगों को
हमारा इतिहास बताता है। ऐसे नादान ना कह सकते हैं, जानकर अनजान बनने वाले लोगों को हमारा इतिहास समझाता है और कहता है आइए हमारे इतिहास को देखिएगा, आइए हमारे उत्तर वैदिक काल के जीवन को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र क्या होता है। आपको यह पता चलेगा कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को पहुंचाई जाएगी, कैसे सबसे छोटी इकाई आज भी ग्राम कहलाएगी। जैसे आज एक निचले स्तर तक तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा यह घोषणा की जाती है कि मैं निचले स्तर तक काम करूंगा, तो वो प्रधान को पकड़ते हैं। वैसा कुछ आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेगा तो आप का वो जो सीना है गर्व से चौड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भारत ने ये पहले ही दे रखा है। वो बात की बात हमें बाद में पता चला, हमने इसके पहले अपने संविधान को बना रखा है, लेकिन इसके पहले भी ये व्यवस्था थी। देखना जरा, देखना मैं क्या कहना चाहता हूं आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे छोटी इकाई कुल थी, कुल थी सबसे छोटी इकाई, ये आप कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं छोटी इकाई। तो छोटी इकाई क्या थी? कुल। और कुल से क्या बना? ग्राम। ग्राम से क्या बना? बिस। बिस से क्या बना? जन। और जन से क्या बनेगा? वो बनेगा जनपद। और जनपद से आगे चल करके क्या बन जाएगा? राष्ट्र। देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा मानना है कि आप हमारे साथ बहुत ही मनोवेग से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये कहानी बेहतर लगेगी तो आप लाइक जरूर करेंगे, ये मुझे यकीन है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको हमारे साथ जुड़ करके बेहतर लग रहा होगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आपका विश्वास जीतना है। देखिएगा, छोटी इकाई कुल, ग्राम, बिस, जन, जनपद, राष्ट्र, ऐसा कुछ बना माहौल। सोचना जरा, जो यहां होगा, जो इसका कर्ता धर्ता होगा, वो जनपद को सूचना देगा, जनपद वाला जन को देगा, जन बिस को देगा, बिस ग्राम को देगा, फिर इसके बाद एक परिवार तक मामला पहुंचेगा। लीजिए, सबका साथ सबका विकास, अंतिम लाइन तक पहुंचाऊंगा। अंतिम बात उस व्यक्ति तक जाएगी, हर वो पहलू उस क्षेत्र तक जाएगी। इसका मतलब हुआ कि यहां जो प्रशासनिक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, इसका नियंत्रण सब पर है, हर जगह इस पूरी बातें चल रही हैं। इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र तो हमारे यहां पहले से था। फिर ये झूठे ही लोग हमें इस कदर गुमराह कर रहे हैं कि हमने तमाम प्रकार के चीजों को यहां से वहां से लिया है। खैर, जाने दीजिए, जो है सो है। यहां बात हम ये करेंगे, यहां देखिए एक लाइन खींचूंगा, ये लाइन आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए दोस्त, ये लाइन आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। ये इतना मामला ऋग्वेद में था, ऋग वैदिक काल में था, ऋग वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल में हूबहू बना रहा। ये ऋग वैदिक काल में था, जो उत्तर वैदिक काल में भी हूबहू बना रहा। इसका मतलब जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में भी छोटी इकाई कुल को पाएंगे, उसके बाद ग्राम, उसके बाद बिस, उसके बाद जन। यहां जो लाइन खींच दी गई थी, वो लाइन अब आपको देखना क्या बताएगी। ये लाइन बताएगी कि जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल की शासन प्रशासन व्यवस्था राजनीतिक ढांचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक नया नाम मिलेगा, जिसका नाम है जनपद। तो अब हमारे सामने जनपद आ चुका है पहली बार। इसीलिए आपके एहसासों के साथ ये जुड़ना चाहिए कि पहली बार जनपद शब्द का प्रयोग कहां हुआ, पहली बार जनपद कहां बनाए गए, किस राजनीतिक व्यवस्था में जनपद सबसे पहली बार आया है। आप कहेंगे सर उत्तर वैदिक काल में। क्लियर? ऋग वैदिक काल की अंतिम इकाई क्या थी? छोटी इकाई तो कुल है, अंतिम इकाई जन थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं है। उत्तर वैदिक काल वाले थोड़े से और एग्रेसिव हुए हैं, थोड़े से और जानकार बन चुके हैं। होगा क्या? देखिएगा, मैं बात कर रहा था कुल का जो मालिक होता है, मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं? कुलुप। ग्राम का क्या होता है? ग्रामीणी। कितनी बार एग्जामिनर ने ये पूछ रखा है, ग्रामीणी। बिस का होता है विस्पति, बिस का जो मुखिया होगा विस्पति होगा, जन का जो मुखिया होगा जनपति होगा। तो यहीं तक तो मामला था ऋग वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, लीजिए आ गए कौन? आ गए जिनका इंतजार था काफी समय से। और राष्ट्र का जो मुखिया होगा, राष्ट्र का सर्वोपरि जो होगा, उसे एकराट कहेंगे। जबकि इस एकराट का बहुत कम उल्लेख मिला है, लेकिन राजा का मामला बहुत बड़ा है। जो कई जनों पर राज करेगा ना, वो राजा कहलाएगा। देखना कितना आसान काम है। जो कई कुलों पर राज करेगा वो ग्रामीणी कहलाएगा, जो कई ग्रामों पर राज करेगा वो विस्पति कहलाएगा, जो कई बिसों पर राज करेगा वो जनपति कहलाएगा। क्लियर है ना? सीधी बात समझना।
कई कुल मिलेंगे तो ग्राम बन जाएगा, कई ग्राम मिलेंगे तो विश्व बन जाएगा, कई विश्व मिलेंगे तो जन बन जाएगा। और सबके अपने अपने कुल, उप, ग्रामणी, विस्पति, जनपति क्रमशः क्रमशः ये मुखिया कहलाएंगे। लेकिन अब पहली बार राजा आया है, पहली बार जनपद आया है, ये बेहतरीन बात है उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में। तो राजा जी आ गए हैं और अब हम राजा जी से जुड़े हुए तमाम बातों को जानेंगे। राजा आए हैं, पहली बार आए हैं। अब देखिएगा, जब राजा आ गए हैं ना, तो राजा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जाना जाएगा। इसीलिए ये जो राजा हैं अपनी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। समझना, ऋग वैदिक काल में यानी इसके पहले वाले काल में जब केवल जनपद तक मामला था, तो इनका काम हुआ करता था कि जो कबीले का जनपति होता था, कबीले का जो राजा हुआ करता था, उसका काम क्या था? गाय की रक्षा करना और कबीले की रक्षा करना। देखना कितनी बेहतरीन बात बताऊंगा यहाँ पे। जो राजा था, यानी राजा जिसे उस समय जनपति कहा जाता था, जनपति यही मेन था, और ये क्या करता था? कबीले की रक्षा करता था, कबीले की रक्षा और गाय की रक्षा, यही करता था। गाय की रक्षा करने के कारण इसे गोपति भी कहा जाता था, गोपति। क्लियर है ना? तो जो गाय की रक्षा कर रहे हो आप, तो इसलिए आपको गोपति कहना कोई दो राय नहीं है, कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें याद करना भी आसान है, तो हमारा काम तो याद करना है, कहानी को समझना है। देखना, ऋग वैदिक काल का जो कबीला हुआ करता था, वहां पर जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी, वहां पर राजा का जिम्मेदारी होती थी राजा की कि वो कबीले की रक्षा करेगा तथा गाय की रक्षा करेगा। लेकिन अब राजा ऐसा नहीं है, राजा अब ऐसा नहीं है, राजा का काम बदला है। राजा अब भूमि की रक्षा करेगा। लीजिए, कबीला फबीला बाहर में जाए, अब हमें रक्षा करना किसकी? भूमि की। देखना, उत्तर वैदिक काल का जो राजा होगा, ये यहाँ की बातें हैं। अब देखना, उत्तर वैदिक काल हम लोग चल रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में तो यहाँ का जो राजा होगा, राजा क्या करेगा? साम्राज्य का विस्तार करेगा, साम्राज्य विस्तार, यानी भूमि की रक्षा, भूमि की रक्षा करेगा। भूमि की रक्षा करने के कारण ही इसे भूपति कहा जाएगा। पहले गोपति और अब भूपति। क्लियर है कि ऋग वैदिक काल में राजा को गोपति क्यों कहा गया और अब भूपति क्यों कहा जा रहा है? चीजें बदल चुकी हैं। अब देखना, पहले क्या होता था, जब किसी भी राजा का चुनाव हुआ करता था, तो उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, जैसे सभा, समिति और विदत, कुछ संस्थाएं थी। आपको ऋग वैदिक काल में हम बता भी चुके हैं। ऋग वैदिक काल में सभा, समिति और विदत नाम की संस्थाएं थी, जिनका पूरा कंट्रोल होता था राजा पर। समिति राजा का निर्वाचन किया करती थी। आज निर्वाचन प्रणाली है आपके सामने। समिति राजा का चुनाव करती थी, सभा फैसले लिया करती थी, विदत आम लोगों की जनसभा थी, जैसे आज हम लोग किसी जगह चौपाल लगा के बैठ जाते हैं, यह विदत थी। किसी भी बात के लिए हम लोग धरना देने लगते हैं, यह विदत थी। किसी भी बात को राजा तक पहुंचाने के लिए हमारा एक ग्रुप, एक जगह, एक मंडली व्यवस्था बना करके किसी कबीलाई संगठन से जुड़ करके बैठ जाया करता था, तो वह विदत थी। सभा का काम था, सभा आज भी देखिए बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं, तो उसमें निर्णय लिया जाता है। तो सभा का मतलब फैसला था, समिति का मतलब राजा पर नियंत्रण था। तो ध्यान देना, जहां हम ऋग वैदिक काल की बात किए जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। ऋग वैदिक काल में क्या क्या थी? एक सभा थी, एक समिति थी, एक विदत था। ये तीन जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, जिसमें सभा का काम था फैसला लेना, समिति का काम था निर्वाचन करना, इसमें उच्च लोग रहते थे। सभा में आपको बताया भी जा चुका है कि ऋग वैदिक काल में सभा में महिलाओं के लिए स्थान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के लिए स्थान वर्जित कर दिया गया। इसके ठीक पहले हम बात कर चुके हैं। इसीलिए इतिहास को अगर समझना है, इतिहास की पूरी दृष्टिभूमि को जानना है, तो प्लीज आप ये मान के चलें कि आपकी जरूरत है कि आप इसे क्रमबद्ध तरीके से देखें। क्रमबद्ध देखने से ही आपकी चीजें कंफर्म हो पाएगी, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं, ये मैं बोल चुका हूं, तो सुन लीजिए ना उससे। देखिए, तो ऋग वैदिक काल, सभा फैसला लेगी, समिति निर्वाचन करेगी, विदत जो है कि आम जन लोगों की समस्याओं के लिए बनी हुई, जो सूचना, यहाँ जैसे कोई माहौल बन जाए तो ये लोग पहुंचाने का काम करेंगे, या कुछ
बटने बटाने के लिए आ जाए, राजा महाराजा कुछ लेकर के आए तो बिदत को देते थे और ये लोग बांटने का काम किया करते थे। तो समिति में उच्च लोग रहा करते थे, सभा में महिलाओं का स्थान था, बिदत में भी महिलाओं का स्थान था, परंतु उत्तर वैदिक काल में जाते जाते महिलाओं की स्थिति थोड़ी बिगड़ी है और वहां जाकर के सभा और बिदत जैसी संस्थाओं से महिलाओं का स्थान वर्जित कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, उत्तर वैदिक काल में, इस काल में बिदत पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, बिदत खत्म कर दिया गया है, बिदत है ही नहीं। अपनी नोटबुक पर नोट करिएगा, बिदत संस्था पूरी तरीके से उत्तर वैदिक काल में समाप्त की जा चुकी है। और अब जहां सभा समिति पूरे पावर में थे ऋग वैदिक काल में, राजा को सलाह दिया करते थे, अब नहीं बाबा, अब नहीं, इनका पावर कम हुआ है, इनकी शक्ति कम हो गई। शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका मतलब हुआ सारी शक्ति किसके पास आ गई है? राजा के पास। देखना क्या क्या बता रहे हैं। जब कबीले जीता करते थे ना, तो जीत का श्रेय, जब कोई कबीला किसी कबीले से लड़ाई करता था और जब वो जीतता था अपने विस्तार के लिए या किसी भी चीज के लिए, जब वो जीतता था तो पूरा श्रेय राजा को नहीं जाता था, पूरा श्रेय कबीले को जाता था। लेकिन अब जो युद्ध होगा, अब जो राजा साम्राज्य विस्तार करेगा, जब वो जीतेगा ना, पूरा श्रेय खुद लेगा और खुद को अलौकिक बताएगा। राजा अपने आप को सम्राट कहने के लिए लोगों को विवश करेगा। राजा कहेगा जो कुछ है हम ही हैं, हम जो कहेंगे वही होगा, यानी सारी संस्थाओं का मतलब धूमिल होगा। अब राजा सर्वोपरि हो गया। अब सोचना, जब किसी में ताकत आ जाएगी, सब कुछ उसी के पास चला जाएगा, तो राजा का जो क्रम होगा वंशानुगत होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखना अब राजा कैसे हो गए हैं? वंशानुगत हो गए हैं। वंशानुगत राजा लीजिए, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा। अद्भुत है ना। अब ये मान के चलना, योग्य हो या अयोग्य हो कोई बात नहीं, राजा का बेटा राजा बनेगा। क्या ऐसी परंपरा आज है? आप देखोगे राजनीतिक पृष्ठभूमि में बहुत जगह आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि राजा का बेटा राजा बन गया। इसका मतलब हम जिस ढांचे को आज देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिस राजनीतिक परिस्थिति में आज हम देख पा रहे हैं कि तमाम प्रकार की ऐसे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखे जाए, तमाम ऐसे राजनीतिक घराने हैं जहां पर आज भी राजा का बेटा राजा है। ऐसी किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम ऐसी पार्टियों में हर जगह आप देखोगे ऐसी बातें आएंगी। ये मेरा केवल मानना है कि अगर हम इसके तुलनात्मक चीजें वहां से जोड़ें तो ये पहले हो चुका है, आज आप कर रहे हैं और आप इसे नवीन समझ रहे हैं, जबकि ये पूरी तरीके से कोरी बात है, नवीन ना होकर के ये वंशानुगत है। देखना यहां मामला है उत्तर वैदिक काल में राजा का साम्राज्य विस्तार हुआ है। समझना, फिर से कॉपी पे नोट करिएगा। उत्तर वैदिक काल में राजा का साम्राज्य विस्तार हुआ, बिदत पूरी तरीके से गायब हुई, भूमि की रक्षा करता था भूपति कहलाएगा, वंशानुगत राजा अब आएगा, यानी राजा का बेटा राजा बन जाएगा। सारी बातें आप समझ में आ गई आपको। राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ का आयोजन करता है। जीतेगा तो भी यज्ञ, तिलक होगा तो राजसूय यज्ञ, यानी हर जगह विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के लिए उत्तर वैदिक काल के लोगों को यह पता था कि सब कुछ करेगी अग्नि। इसलिए उस समय, उस दौर में हर छोटी मोटी बात के लिए भी यज्ञ हुआ करते थे। और यज्ञ का मतलब है शुद्धिकरण से। आसपास के वातावरण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस समय शुद्ध किया जाता रहा होगा। युद्ध हुआ है, फिर से कुछ बवाल हुए हैं, फिर से कुछ हानियां हुई नेचर में, तो यज्ञ कर लो। तो राजा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में यज्ञ किया करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां नोट कर दूंगा पुरुष मेघ, और यहां लिखूंगा अश्वमेघ। पुरुष मेघ, अश्वमेघ, राजसूय, और यहां लिखेंगे वाजपेय। देखिएगा मजेदार बातें हैं ये सब सारी चीजें। यानी राजा का जब शासन प्रशासन पावर बढ़ रही है तो राजा विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संपादन कर रहा है। आपको उत्तर वैदिक काल का मैंने विस्तार बता दिया है। गंडक नदी यानी सदा नीरा नदी तक पूरब में उसका विस्तार था। आप इधर चले आएंगे तो आपको नर्मदा नदी तक विस्तार मिल जाएगा। आप उधर हैं तो आपको पता ही, मध्य एशिया से लगा करके वहां से यहां तक इनका विस्तार रहा। समझना जरा, जो उत्तर का राजा हुआ था, यानी होते थे उत्तर के जो राजा हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में, वो पुरुष मेघ यज्ञ करते थे। और जो पूर्व के राजा हुआ करते थे, यानी पूर्व
पूर्व के राजा यानी पूरब दिशा के राजा वाजपेयी यज्ञ किया करते थे, और दक्षिण के राजा दक्षिण के राजस्यु और पश्चिम के राजा अश्वमेघ यज्ञ किया करते थे। चलो आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम और कुछ जान रहे हैं, आपकी जानकारी को हम समेटना चाहते हैं, और हम ये जान पा रहे हैं कि वाकई में जहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संपादन हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में ऐसे महत्वपूर्ण यज्ञ हुआ करते थे। और हम लोगों ने इन 4 प्रकार के महत्वपूर्ण यज्ञों का नाम भी जान लिया है। कौन सा यज्ञ कहाँ संपादित होता था, इस बारे में भी चर्चा कर लिया है। और ये मान के चलते हैं कि जहाँ हम आपको तुलनात्मक चीज़ें बता पा रहे हैं, जहाँ चीज़ों को जोड़ के दिखा रहे हैं, आप चाहेंगे तो इसे बेहतर कर सकते हैं। देखिएगा, ऋग वैदिक काल में छोटी इकाई कुल थी, बड़ी इकाई जन थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में नजरिया बदला है और अब जनपद आ गया है, राजा आ गया, राजा सब कुछ खुद करने लगा है, राजा सारी जीत का श्रेय स्वयं लेने लगा है। ऐसी कहानी को जोड़ोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग जहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि का पूरा ताना बाना देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में जो सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी उस समय की, ये सारी बातों पर एक पहल चल रही है। ध्यान देना, अभी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ राजा आए हैं। राजा क्या थे? जन और जन मिलाए तो क्या बना दिए इन्होंने? जनपद। यानी हम ये चीज सेट कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में कि पहले जन हुआ करते थे। ऋग वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल में जनों की बात होती थी, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक जन आपस में मिल जाएंगे, यानी एक जन दूसरे जन पर आक्रमण कर देगा, किसी भी तरीके से उसे अपने कब्जे में लेगा, तो फिर वो उसे जनपद बना देगा, और जो इस जनपद का मुखिया होगा वो राजा कहलाएगा, और सारी शक्ति इसके पास आएगी। राजा स्वयं को सब कुछ बताएगा और स्वयं के अनुसार ही सारी बातें करेगा। देखिएगा, 1-2 उदाहरण मैं आपको बता ही देता हूं। यहाँ पर ऋग वैदिक काल में पुरु और भरत नाम के 2 जन थे, जो मिलके बन गए क्या? कुरु। कुरु एक क्या हो गया? जनपद। ये किस काल की बात है? उत्तर वैदिक काल की, जो अभी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। ये किस समय की बात है? ऋग वैदिक काल की। कोई डाउट नहीं। ऋग वैदिक काल में जन हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे अगर हम ये बात समझें कि ऋग वैदिक काल में जन जो हुआ करते थे, उसमें से हम बात करें तो एक पुरु और एक भरत नाम के 2 जन आपस में मिले, क्या बन गया? कुरु नाम का जनपद। क्लियर है? इस तरीके से देखिएगा और भी समझ सकते हैं। एक कृबि था, कृबि, और एक था तुर्वस। ये मिले, क्या बना दिया? पांचाल। पांचाल उस समय का सबसे बड़ा जनपद था, सबसे बड़ा यही था, सबसे बड़ा राज्य कह सकते हैं इसे, सबसे बड़ा राज्य कह लीजिए, सबसे बड़ा जनपद कह लीजिए। उस समय के सबसे बड़ा जनपद कौन हुआ करता था? पांचाल हुआ करता था। हमारे स्क्रीन पर जो ये उदाहरण साझा किए जा रहे हैं, ये आपके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक स्थिति कुछ इस तरीके से थी, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हम ला के रख चुके हैं। अभी हमने बात की कि सभा, समिति और विदत नाम की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। कब? ऋग वैदिक काल में, जिनका पूरा अस्तित्व घटा है, पूरा अस्तित्व घटा है। विदत तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। सभा और समिति फिलहाल हैं, परंतु अब सभा में महिलाएं नहीं जा सकती हैं। समिति जो कि संभ्रांत यानी उच्च लोगों की संस्था थी, जो ऋग वैदिक काल में राजा के निर्वाचन प्रणाली को संपादित करती थी तथा राजा पर जिसका पूरा नियंत्रण हुआ करता था, अब उसकी भी शक्ति को छीन कर दिया गया है, कम हो गया है। जब शक्तियां कम हो गई हैं, इसका मतलब राजा खुद सब कुछ करेगा। राजा अपने आप बताएगा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ। और कुछ राजा तो ऐसे मिले जिन्होंने बता दिया कि मैं ही भगवान हूँ, समझना। देखिए, तो सभा, समिति और विदत की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं, जहाँ उत्तर वैदिक काल की बात हुई, अब एक अलग संस्था बनाई गई जिसका नाम है रत्नी। इसमें 12 सलाहकार थे, 12 सलाहकार। जी हाँ, तो रत्नी नाम की संस्था कब आई है? उत्तर वैदिक काल में। इसमें 12 सलाहकार है, जबकि इनका कोई अलग से राजा पर कंट्रोल वगैरह नहीं है, नियंत्रण नहीं है राजा पर। ये कह सकते हैं आप कि अब राजा पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है। पहले नियंत्रण में था किसके? समिति के, अब नहीं है। अब रत्नी आए हैं, 12 सलाहकार लाए हैं, कोई बात नहीं, राजा अपना काम चलाएगा। यहां से देखिएगा,
एक विशेष प्रकार का कर था बलि, ऋग वैदिक काल में। इधर का मामला देखिए ऋग वैदिक काल का चल रहा है। बलि का मतलब कर। कर कैसा था? स्वेच्छाकारी, स्वेच्छाकारी कर था। ऋग वैदिक काल में आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, जैसे आपके परिवार चार चार समुदायों में, वहाँ बहुत बड़ा संयुक्त परिवार हुआ करता था, चार चार बड़े बड़े परिवार, इनके पिता उनके पिता उनके पिता जैसे तमाम बहुत बड़े परिवार हुआ करते थे ऋग वैदिक काल में। तो ऐसे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, जहाँ पर मान लीजिए महिलाएं ज़्यादा हो गई या किसी भी स्थिति से जहाँ सुरक्षा व्यवस्था का पूरी जिम्मेदारी देनी है किसी राजा को, तो राजा कबीले की सुरक्षा किया करता था। लेकिन संख्या ज़्यादा है तो कितने कबीले की सुरक्षा हुआ करेगी बताना। आज भी आपको सुरक्षा लेनी है तो आपको कुछ ना कुछ अपने जेब को ढीला करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक वही काम था वहाँ पर, लोग कर दिया करते थे राजा को, स्वेच्छाकारी, और ऐसे कर देने से राजा इनकी क्या करता था? रक्षा किया करता था ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो बलि है ना, ये स्वेच्छाकारी नहीं रह गया, ये देना ही पड़ेगा, अवश्य अवश्य देना पड़ेगा। कर जो है अब आपको अवश्य देना पड़ेगा। उत्तर वैदिक काल में कर तो चुकाना ही चुकाना है, ये बात मान के चले। अपनी हिस्सेदारी का जो कुछ भी बनता था वो कर आपको देना ही था। राजा जो निर्धारित करता था वो कर आपको देना पड़ता था। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के पूरे समाज में, पूरे संगठन में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ। इनके अंदर विस्तार की भावना आ चुकी है, उनके अंदर नहीं थी। वो कबीले पर शासन किया करते थे, ये पूरे राज्य पर शासन करने की इच्छा बनाए हुए हैं। इनका काम साम्राज्य विस्तार का है। वो गाय की रक्षा करते थे, कबीले की रक्षा करते थे। उनके पास कर की व्यवस्था बलि के रूप में थी, जो स्वेच्छाकारी थी, देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिएगा, लेकिन अब आपका ये कहने से काम नहीं चलने वाला, अब आपको कर देना ही देना है, देना ही देना है। तो राजनीतिक स्थिति को मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की महत्वपूर्ण आर्थिक स्थिति पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लिया जाए। तो अब आप अपनी नोटबुक पर हेडिंग्स बनाइए, हेडिंग बनाइए आर्थिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल के लोगों की आर्थिक स्थिति। कृषि, कृषि प्रथम पेशा है। जहां ऋग वैदिक काल में प्रथम पशुपालन था, ध्यान देते रहिएगा, इसलिए एग्जामिनर यही प्रश्न पूछते हैं। ऋग वैदिक काल में पशुपालन सबसे आगे था। पशुओं से हमारा पूरा आर्थिक स्थिति बनी हुई थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय हुआ करती थी वो उतना ज्यादा अमीर माना जाता था, है ना। ये ऋग वैदिक काल की बात है। यहां देखिए, अब कृषि प्रथम है, यानी आर्थिक स्थिति में कृषि प्रथम भूमिका पर है। कृषि की भूमिका कैसी है? प्रथम है। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, आप देखिएगा, मैं इसीलिए सारी बातों पर चर्चा कर रहा हूं। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कृषि संबंधी महत्वपूर्ण साक्ष्य, जुताई, कटाई, मड़ाई और बुआई जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। देखिए, इसका मतलब हुआ कि उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि से भली भांति परिचित हो चुके थे, कृषि बहुत विस्तृत पैमाने पर कर रहे थे, इनके पास सारी व्यवस्था थी। ये देखिए, जुताई का काम किया करते थे, बुआई का काम करते थे, कटाई का काम करते थे, मड़ाई का काम किया करते थे, वो आज भी हम लोग कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल से हमारा जीवन बहुत कुछ मैच खा रहा है ना, इसलिए मजा आ रहा है। हम अगर सोचें तो उत्तर वैदिक काल के लोग ये सारे काम संपादित किया करते थे जो आज हम लोग करते हैं और शायद आगे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो कृषि प्रथम भूमिका में थी। स्टार बातें आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जुताई, कटाई, मड़ाई, बुआई जैसे साक्ष्य मिले हैं। हम बात करें यजुर्वेद में, यजुर्वेद में श्याम अयस्क अयस्क ना करके अयस था, श्याम अयस, जो कि किसके लिए प्रयोग किया गया था? लोहे के लिए। बहरहाल उत्तर वैदिक काल की जब शुरुआत हुई 1000 ईसा पूर्व की बात करें तो जहां हमने बात की थी अंतरजी खेड़ा, जो कि एटा यूपी का जिला, जहां से सबसे पहले साक्ष्य मिला था लोहे का। तो लोहे का तो साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में है। यजुर्वेद में लोहे को क्या कहा गया है? श्याम अयस कहा गया है। ये शब्दावली याद रखिएगा। श्याम अयस का प्रयोग कहाँ हुआ है? उत्तर वैदिक काल में किसके लिए हुआ है?
लोहे के लिए हुआ है, किस वेद में इसका उल्लेख है, तो यजुर्वेद में। कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आगे हम बात करें, देखिएगा, काले, लाल और चित्रित धूसर, बताया था मैंने इसको, इस पर भी चर्चा की थी। चित्रित धूसर का मतलब अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे पात्र यानी बर्तन जिस पर चित्रकारी की गई थी, तो चित्रित धूसर यानी इसमें लोहे का भी प्रयोग था। ये मिले हैं, काले अन्य रंग के क्या मिले हैं, ये बर्तन कह सकते हैं या आप इसे पात्र कह लीजिए। इनका भी उल्लेख है, इनका भी प्रयोग किया गया, उत्तर वैदिक काल वालों ने खूब किया, ज़्यादा से ज़्यादा इसके मृदांड बनाए यानी बर्तन बना रखे हैं। अब देखिएगा, हम बात करें कि यहाँ पर जो व्यवस्था जो भी है सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा बनाए रखेंगे। अगर हम बात करें तो निष्क, निष्क और है एक तमान, निष्क, तमान, पाद, गुंजा, ये है पैमाना। निष्क, तमान, पाद, गुंजा, ये क्या है, पैमाना है। किसका, इकाई है, नाप तोल की इकाई है। आप कह सकते हैं पैमाना वहीं प्रयोग किया जाएगा जहां नापने और तौलने की बात की जाएगी। निष्क, तमान, पाद, गुंजा उस समय के नाप और तौल की इकाई थी। निष्क भी इकाई थी, तमान भी था, पाद भी था, गुंजा भी था, ये इकाई थी। लेकिन ध्यान देना, इसी निष्क से एक प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। निष्क ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में आभूषण को कहा जाता था। निष्क का मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या था, आभूषण था, याद रखिएगा। निष्क का मतलब ऋग्वैदिक काल में आभूषण था। ये जहां आप पहुंचे हैं ना, इन्हें भी आभूषण का ज्ञान है, इन्हें चांदी के बारे में पता है, इन्हें शीशा पता है, ये अपना चेहरा देख लेते हैं, देखिएगा, इन्हें चांदी पता है, इन्हें शीशा पता है। ये भी आपकी तरह सजने संवरने वाले लोग रहे, इनके पास भी वो सारी खूबियां थी जो आपके अंदर है, वो सारे काम क्रियाकलाप ये भी संपादित किया करते थे। देखिएगा, हम बात करें यानी चांदी से परिचित हो गए थे, शीशा से परिचित हो गए थे। इन्हें ज्ञान था ऊन का, ऊन का जिसे ऊन कहा जाता था, ऊन का मतलब ऊन। और इन्हें सज का ज्ञान था, सज का मतलब सन से, यानी ऊन का ज्ञान था, सज का ज्ञान था, सन जिसे कहते हैं आप। इन सारी बातों को ज्ञान इन्हें मतलब इनकी जानकारी इन्हें रही होगी। क्लियर है? तो अभी तक जो बातें मैं कर रहा हूं कि आर्थिक स्थिति का जो पूरा प्रक्रिया मैं आपको देना चाहता हूं, आर्थिक स्थिति की जो बात मैं कर रहा हूं, वो सारी बातें आपके सामने हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कुछ इस तरीके से थी। और आर्थिक स्थिति में भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां आपके सामने जोड़ रखा हूं। चित्रित धूसर उत्तर वैदिक काल, काले लाल बर्तन उत्तर वैदिक काल, यजुर्वेद में श्यामायस उत्तर वैदिक काल, चांदी शीशे की जानकारी उत्तर वैदिक काल वालों को थी, ऊन की जानकारी थी, सन की जानकारी थी। इन्हें 3 प्रकार के ऋणों की ऋण अदा करने होते थे, 3 ऋण। एक था पितृ ऋण, पितृ ऋण, एक था ऋषि ऋण, कुछ करना नहीं है इसमें, एक था देव ऋण। पितृ ऋण का मतलब था हर जो भी व्यक्ति था उसको इस ऋण को अदा करना होता था, यानी आपका जीवन तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक आप इन ऋणों को चुका नहीं देते हैं। ये कहा गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल वालों को यानी उस समय के लोगों को ये बात बोली गई कि आपको 3 काम तो अपनी जिंदगी में करने ही करने हैं, अन्यथा आप कर्जदार हैं अपनी जिंदगी के, और आए हुए जो पल यहाँ से बिता कर जा रहे हैं वो निरर्थक है, आपका जीवन बेकार है, आप बेवजह की इस धरती पर चले आए हैं। ये मानना था उत्तर वैदिक काल वालों का। पितृ ऋण का मतलब जब तक आप संतान उत्पन्न नहीं करते हैं आपका जीवन बेकार है। तो व्यक्ति संतान उत्पत्ति के बाद इस ऋण से मुक्ति पा जाता था। पहला ऋण तो मेरा गया। दूसरा ऋषि ऋण का मतलब हुआ कि अपने बेटे को शिक्षा दीक्षा देने के लिए, शिक्षा यानी पढ़ाने के लिए, कि किसी भी ऋषि के साथ किसी भी मतलब पाठशाला में जोड़ दिया जाए, जो उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, फिर आप इस ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण ऋण ये था कि आपको धार्मिक अनुष्ठान कराने ही कराने थे, चाहे वो आप यज्ञ कराइए, कोई ना कोई काम धार्मिक अनुष्ठान आपको कराने थे। और जब आप ये काम करा देते थे, ये भी काम आपका पूरा हो जाएगा, तो आप पक्की बात मान के चलिएगा आप इस ऋण से भी मुक्ति पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बातें थी उस समय की। और वाकई में गाय अभी भी सर्वोपरि थी। ऐसा नहीं कि गाय का काम खत्म हुआ है, गाय है, लेकिन फिर भी
अब कृषि पर ज़्यादा निर्भरता आ गई है। वो कारण इसका ये है क्योंकि इन्हें लोहा मिला हुआ था, और जब लोहा मिला ना तो इनके अंदर वो क्षमता बन गई कि मैं अब आप खेतों की जुताई कर सकता हूँ। इसीलिए तो आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इन बातों का जिक्र मिला, जुताई कटाई मड़ाई बुआई का, अन्यथा मिलता कहाँ। सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो हम लोग राजनीतिक स्थिति को भली भांति उत्तर वैदिक काल वालों को जान चुके हैं और आर्थिक स्थिति को भी जान चुके हैं। अगर हम इसे सरसरी निगाह से देखना चाहें, एक लाइन टू लाइन समझना चाहें, तो यहाँ कृषि का विकास था। कृषि प्रथम पोजीशन पे थी, जबकि ऋग वैदिक काल में पशुपालन था। कृषि इसलिए प्रथम पोजीशन बनाई क्योंकि इनके पास लोहा मिला। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया क्योंकि यहाँ राजा थे, इनका काम था बढ़ाना। तो जब जमीनें ज़्यादा मिलेगी तो कृषि खेती करने के लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि मिल जाएगी। हमारा विस्तार गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान तक आ चुका था, इसलिए हम लोग कृषि ज़्यादा करने लगे और इस पर हमारी निर्भरता ज़्यादा हुई। हम लोगों ने इन सामानों के लिए विभिन्न प्रकार के पैमाने भी बनाए। निष्क, तमान, पात, गुंजा जैसे पैमानों से आपसी लेन देन हुआ करते थे, लेन देन हुआ करते रहे होंगे, ये बात मान के चलें। इन्होंने चांदी की जानकारी थी, इन्हें सीसा की जानकारी थी, इन्हें ऊन की जानकारी थी, इन्हें सन की जानकारी थी, इन्हें बर्तन यानी चित्रित दूसरे बर्तन की भी जानकारी थी। ये सारी बातें ये किया करते थे। तो हम लोग इनकी आर्थिक स्थिति को तो ऐसे ही समझ सकते हैं। बाकी ये इनके पास 3 प्रकार के ऋण हुआ करते, वो ऋण हम आपको बता भी चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये कंटेंट बेहतर लगा होगा। हम ये मान के चलें कि आपने हमारे साथ जुड़ करके उत्तर वैदिक काल के इस पूरे समागम को, जहां हम लोग राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर पूरी चर्चा परिचर्चा आपको समर्पित किए हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उत्तर वैदिक काल का पूरा जीवन समझ में आ चुका होगा। इसके पहले हम लोग इसकी सामाजिक स्थिति को जाने हैं, इसके पहले हम लोगों ने इसके विस्तार को जान लिया है, तो फिर अब हम तो सब कुछ जान चुके हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जाना है, पूरे विस्तार से हर चीज़ों को समझा है। ये मान के चलें कि ये भेंट आपको अच्छी लगी। ये मान के चलें आपकी तैयारी में हम अपना पूरा योगदान दे पा रहे हैं। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।